का यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया। गंगापुर के मेरे गयूर नौजवान साथियों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मंच पर बैठे हुए हमारे राहुल वानखेड़े साहब, फैसल बारसोलन साहब और औरंगाबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो MIM पार्टी के कैंडिडेट मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ पर इस इलेक्शन मीटिंग में आप आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 13 मई के दिन पार्लियामेंट के इलेक्शन का मतदान का दिन है और इम्तियाज जलील साहब का निशान पतंग है। 2019 में भी आप तमाम ने मिलकर एक नई तारीख बनाई थी और आपने यहाँ से करीब 56,000 के करीब वोट इम्तियाज जलील साहब को दिलाया था। मैं आपका शुक्रिया अदा भी करता हूँ और आपसे ये गुजारिश करता हूँ गंगापुर से इम्तियाज जलील साहब के हक में करिए। यहाँ पर बहुत से आपके मसाइल हैं, तकालीफ है। अभी हमारे राहुल भाई बता रहे थे कि यहाँ से 7 किलोमीटर दूर गोदावरी बहती है और गंगापुर के किसानों को गोदावरी से पानी नहीं मिलता, जिससे किसान बहुत परेशान हो जाता है। चाहे वो गन्ना उगाता हो या प्याज हो, उसको उसकी कीमत नहीं मिलती। ये ऐसे मसाइल हैं जिसके लिए आपको एक ताकतवर आवाज़ की ज़रूरत है और आवाज़ ऐसी होनी चाहिए जो हर समाज के लोगों की तकलीफ को समझ सके। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि पिछले 5 साल से जब से आपने और औरंगाबाद की जनता ने इम्तियाज जलील को अपने वोट और अपनी दुआओं से यहाँ का MP बनाया, इम्तियाज जलील साहब ने हर समाज के हर समुदाय के लिए काम करने की पूरी कोशिश की। और आप जानते हैं कि इनके 5 साल में, बल्कि पूरे 5 साल में 1.5 साल तो कोविड के जरिए खत्म हो गए और कोविड में लोग मर रहे थे, तकालीफ उठा रहे थे। तो इम्तियाज जलील साहब को सिर्फ 3.5 साल का मौका मिला। एंट्री लाइट फंड भी नहीं, हम तमाम को नहीं मिला। जितना भी फंड मिला इम्तियाज जलील साहब ने उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की और उसके जरिए से उन्होंने हर मुकाम पर डेवलपमेंट करवाया है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि गंगापुर आप लोग निकालिए, क्योंकि ये एक दिन तय करता है कि आपके 5 साल आपकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट के अंदर कौन करने वाला है। अगर 13 तारीख के दिन आप भरपूर तादाद के अंदर अगर निकलकर वोट डालेंगे तो बस इंतजार करिए 4 जून का। और 4 जून का जो जश्न मनाया जाएगा वो इस बार एक रंग से नहीं मनाया जाएगा। जहां हरा रंग फेंका जाएगा वहां भगवा रंग भी उछाला जाएगा, वहां नीला रंग भी उछाला जाएगा और वहां पीला रंग भी खेला जाएगा। बस इन रंगों के साथ मिलकर इंशाल्लाह हम 4 जून को जब नतीजे आएंगे हम जोरदार तरीके से जश्न मनाएंगे और एक पैगाम दिल्ली को देंगे, तुम्हारी हवा क्या चल रही है हमें पता नहीं है। औरंगाबाद में तो हवा सिर्फ पतंग की चलेगी इंशाल्लाह, यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है निकाल कर आज यहाँ पर इस इलेक्शन मीटिंग में आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 13 मई के दिन पार्लियामेंट के इलेक्शन का मतदान का दिन है और इम्तियाज जलील साहब का निशान पतंग है। 2019 में भी आप तमाम ने मिलकर एक नई तारीख बनाई थी और आपने यहाँ से करीब 56,000 के करीब वोट इम्तियाज जलील साहब को दिलाया था। मैं आपका शुक्रिया अदा भी करता हूँ और आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप दोबारा मुत्तहदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल गंगापुर से इम्तियाज जलील साहब के हक में करिए। यहाँ पर बहुत से आपके मसाइल हैं, तकालीफ है। अभी हमारे राहुल भाई बता रहे थे कि यहाँ से 7 किलोमीटर दूर गोदावरी बहती है और गंगापुर के किसानों को गोदावरी से पानी नहीं मिलता, जिससे किसान बहुत परेशान हो जाता है। चाहे वो गन्ना उगाता हो या प्याज हो, उसको उसकी कीमत नहीं मिलती। ये ऐसे मसाइल हैं जिसके लिए
आपको एक ताकतवर आवाज़ की ज़रूरत है और आवाज़ ऐसी होनी चाहिए जो हर समाज के लोगों की तकलीफ़ को समझ सके। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि पिछले 5 साल से जब से आपने और औरंगाबाद की जनता ने इम्तियाज़ जलील को अपने वोट और अपनी दुआओं से यहाँ का MP बनाया, इम्तियाज़ जलील साहब ने हर समाज के, हर समुदाय के लिए काम करने की पूरी कोशिश की। और आप जानते हैं कि इनके 5 साल में, बल्कि पूरे 5 साल में 1.5 साल तो कोविड के जरिए ख़त्म हो गए और कोविड में लोग मर रहे थे, तकालीफ उठा रहे थे। तो इम्तियाज़ जलील साहब को सिर्फ 3.5 साल का मौका मिला। MP लाइट फंड भी नहीं, हम तमाम को नहीं मिला। जितना भी फंड मिला इम्तियाज़ जलील साहब ने उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की और उसके ज़रिए से उन्होंने हर मुकाम पर डेवलपमेंट करवाया है। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि गंगापुर के इस विधानसभा में लासूर का जो रेलवे स्टेशन के क्रॉसिंग का मसला है, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला क्रॉसिंग का मसला है, हम जरूर पूरी कोशिश करके उस मसले को भी हल करवाएंगे। मेरी आप तमाम से एक अपील है कि 5 साल में आप इम्तियाज़ जलील साहब का कोई एक ऐसा स्टेटमेंट बता दीजिए कि इम्तियाज़ जलील साहब ने किसी समुदाय या किसी मजहब के मानने वालों का दिल तोड़ा है। इम्तियाज़ जलील का कोई एक स्टेटमेंट नहीं दिखा सकते। इम्तियाज़ जलील ने पार्लियामेंट में जब कभी भी बात की है, उनको मौका मिला, उन्होंने हर समाज की तरक्की के लिए और इंसाफ के लिए बात की। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में दंगर समाज के रिजर्वेशन की बात एक नहीं कई मरतबा MIM पार्टी की तरफ से इम्तियाज़ जलील साहब ने इस मसले को उठाया। पार्लियामेंट का आखिरी सेशन हो रहा था जनवरी में, उसमें आप देख लीजिए इम्तियाज़ जलील की वो तकरीर है, वो स्पीच है जिसमें इम्तियाज़ जलील ने दंगर समाज से इंसाफ का मुतालबा किया। बल्कि इम्तियाज़ जलील ने अपनी स्पीच में बताया कि कैसे BJP हो या शिवसेना हो या राष्ट्रवादी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने दंगर समाज को सिर्फ उनके वोट हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया मगर उनसे इंसाफ नहीं किया। सामाजिक न्याय की बात सब लोग करते हैं मगर उसको जमीन पर अमल करना, उसके ऊपर अमली जामीनामा पहनाने का काम अगर कोई कर रही है तो पार्टी MIM पार्टी है। वहीं पर इम्तियाज़ जलील ने मराठा समाज के रिजर्व आरक्षण की बात की। वहीं पर इम्तियाज़ जलील ने अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों के आरक्षण का मसला उठाया कि किस तरह महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कबूल किया था। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये आपके MP की मेहनत रही है और 20 साल से जिस पार्टी का MP जीत कर आ रहा था औरंगाबाद की जनता के वोटों से, वो जब कभी भी अपनी जबान से कुछ बोलते, अनाप शनाबी बकते थे, वो दिल तोड़ने की बात करते थे, वो घरों में दीवार नफरत की दीवार उठाने की बात करते थे, मगर इम्तियाज़ जलील ने वो काम नहीं किया। अब आप देख रहे हैं कि 2 शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी, 1 BJP, 1 कांग्रेस, ये 6 मिलकर इम्तियाज़ जलील की कामयाबी को रोकने के लिए आ रहे हैं। ये जान चुके हैं कि अकेले नहीं मुकाबला कर सकते, इम्तियाज़ जलील को रोक नहीं सकते। तो दोनों शिवसेना, दोनों राष्ट्रवादी, 1 कांग्रेस, 1 BJP मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि इम्तियाज़ जलील की कामयाबी को रोका जाए। एक शिवसेना का 20 साल से जिसको औरंगाबाद की जनता ने अपनी खिदमत करने के लिए MP बनाया, वो आज कह रहा है कि भाइयों बहनों मेरा आखिरी इलेक्शन है, मेरी मदद कर दो। मैं उससे कहना चाह रहा हूं तेरा आखिरी इलेक्शन 2019 में हो चुका है, अब कोई तेरा आखिरी इलेक्शन नहीं है। 20 साल तुमको औरंगाबाद की जनता ने मौका दिया, 20 साल की शादी हो जाती, तुम 20 साल में कुछ भी नहीं कर सके औरंगाबाद के लिए। अगर हम उनके 20 साल के स्टेटमेंट को निकालेंगे, एक से एक वाहियात किस्म की बातें उन्होंने की, नफरत की बातें की, मगर एक बात तो है कि इम्तियाज़ जलील को आपने कामयाब किया, दंगर समाज ने किया, दलित समाज ने किया, मातंग समाज ने किया।
इम्तियाज जलील को मराठाओं ने वोट दिया, गरीबों ने वोट दिया, बंजारों ने वोट दिया, अल्पसंख्यक समाज, मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाई ने वोट दिया। तो 5 साल में शिवसेना का ये उम्मीदवार जो आज खड़ा है वो इम्तियाज जलील के नक्शे कदम पर अब चलना शुरू कर दिया। कैसे चल रहा है इम्तियाज जलील के नक्शे कदम पर? अब जहां कहीं भी जा रहा कह रहा है, ए भाई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मेरे को वोट दो। तो इम्तियाज जलील ने उसको पहला सबक सिखा दिया कि औरंगाबाद की जनता अब नफरत को कबूल करने वाली नहीं है, और औरंगाबाद की जनता, मुझे यकीन है कि दोबारा यहां से इम्तियाज जलील को भारी अक्सरियत से, भारी मेजॉरिटी से दोबारा अपना एमपी बनाकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में भेजाएगी, ताकि औरंगाबाद में जो डेवलपमेंट का काम करवाना है, मैं आपको यकीनन आपको वादा कर रहा हूं कि आपका हर काम इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल होगा। इम्तियाज जलील एक बेहतरीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साबित हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि भारत की पार्लियामेंट में जो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, जो 5-5, 6-6 मरतबा जीत कर आए, वो मुझसे आकर कहते हैं कि हमको ताजुब होता है कि पहली मरतबा ये जीत कर आया और इतनी अच्छी बात कैसे करता है कि 5-6 मिनट में वो पूरी अपनी बात को रख देता है। तो ये काबिलियत है इम्तियाज जलील की, और अगर इम्तियाज जलील मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना तो ये आप लोगों की दुआ और आपकी वोट से बना। औरंगाबाद से इम्तियाज जलील को आपने कामयाब किया, तो ये इम्तियाज जलील की सिर्फ पर्सनल या जाती कामयाबी नहीं है, ये औरंगाबाद की वो जनता की कामयाबी है जो अमन चाहती है। ये औरंगाबाद की वो जनता की कामयाबी है जो जुल्म को बर्दाश्त नहीं करती, बल्कि मजलूमों से इंसाफ का मुतालबा करती है। इम्तियाज जलील की जाती कामयाबी नहीं है, बल्कि उन लोगों की कामयाबी है जो सामाजिक न्याय को देखना चाहते हैं कि औरंगाबाद में सामाजिक न्याय हो। ये उन लोगों की कामयाबी है जो औरंगाबाद में किसान आज परेशान है, खुदकशी कर रहा है, उसके ताल्लुक से कोई बात नहीं कर रहा है। और आपको एक और बात बता रहा हूं कि महाराष्ट्र की सियासत में, महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में सब लोगों ने अपने कपड़े ऐसा बदल दिए जैसा कि सुबह में एक कपड़ा एक पार्टी का, दोपहर में एक कपड़ा एक पार्टी का, शाम में एक कपड़ा एक पार्टी का, सुबह अब तक एक और कपड़ा पहन लेते हैं। मगर इम्तियाज जलील में वो बात नहीं है। इम्तियाज जलील जिस पार्टी से कामयाब हुआ, इम्तियाज जलील उसी पार्टी के तहत रहकर काम किया। आप देखते जाइए कि ऐसा कभी कभी जब टीवी पे अखबार में फोटो देखकर या नाम देखकर पढ़ता हूं तो मुझे पूछना पड़ता है इम्तियाज जलील से कौन सी पार्टी में अभी है। तो इम्तियाज जलील बोलते हैं, असद भाई कल शाम तक यहां था, आज यहां पर चला गया। आप बताओ ये कोई राजनीति करने का तरीका है? ये गरीबों की खिदमत करने का तरीका है? ये किसानों से इंसाफ दिलाने का तरीका है? ये दंगरों को उनका सामाजिक न्याय या मुकाम दिलाने का तरीका? अरे तुम ना दंगर के हो, ना तुम दलित के हो, ना तुम मुसलमान के हो, ना तुम किसान के हो, तुम किसी के नहीं हो। तुम सिर्फ सत्ता के भूखे हो और तुम दौलत के पुजारी हो। तुम अवाम के दोस्त नहीं हो, अवाम के खादिम नहीं हो। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि तमाशा बन चुका है पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में। मगर मुझे महाराष्ट्र की जनता पर पूरा भरोसा है। महाराष्ट्र की जनता ऐसे जोकरों को वोट नहीं देगी। महाराष्ट्र की जनता ऐसे उम्मीदवार को वोट देगी जो बोला उसने काम किया, जिसको वोट दिया उसके पार्टी के साथ वाबस्ता रहकर उसने काम किया। इम्तियाज जलील को आप देखते हैं, दूसरे जो हैं तो ऐसा है कि कभी इधर कुलाटी मार रहे, कभी उधर कुलाटी मार रहे। समझ में नहीं आता कि इन लोगों की कुलाटियों को देखकर बंदर भी शर्मा जाता होगा कि कितने कुलाटी मार लिए लोग, कि कोई पार्टी में कहां पर है नहीं मालूम, इधर टिकट नहीं मिला, उधर गिर गए, उधर नहीं मिला, उधर चले गए। अरे किस्सा क्या है रे भाई? रुक तो जा, कम से कम सोच इन गरीबों का क्या हो रहा। किसान मर रहे हैं, लोग परेशान हैं, महंगाई आसमान को छू रही है, कोई किसी की बात नहीं कर रहा है। करप्शन का स्कैंडल है, वो बोलते मित्रों के पास चले जाओ, उनकी चाय पियो, तुम साफ हो जाते। आखिर कैसा होगा बताइए फिर आप? फिर गरीब किसको वोट दे? और ऊपर से आप देखते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला हो गया। इलेक्टोरल बॉन्ड निकाले गए, आपको जानकर ताज्जुब होगा, तकलीफ होगी कि 8,000 करोड़ सिर्फ बीजेपी नरेंद्र मोदी को मिले। और मोदी बोलते हैं मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अच्छा ठीक है, नहीं खाए नहीं खाने देंगे अलग बात है। 8,000 करोड़ लेकर जिस किसी ने उनको 8,000 करोड़ दिए
मोदी जी ने उनको डबल में इनाम दिया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तू ये कर ले, तू वो कर ले। अरे क्या आप दिल्ली के बादशाह है, फरमान जारी करके जागीर बांट रहे, तू एयरपोर्ट ले ले, तू वो स्लम को डेवलप कर ले, तू वो रोड बना दे। और आप जानते हैं अगर कोई बड़ा सेठ किसी सियासतदान को, नेता को पैसे देता है तो अपनी अम्मा के मरने के गम में नहीं देता, अपने बाप के मरने के गम में नहीं देता। वो क्यों देता है पैसे? जब एक हाथ देता है तो बोलता है कि 5 हाथ मेरे को वापस देना। 8,000 करोड़ बीजेपी को मिले, 8,000 करोड़। और हद तो यह हो गई कि आज से 4-5 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे कि भाइयों बहनों मछली दिखाई जा रही है, गोश्त दिखाया जा रहा है। अरे मोदी जी, आप गोश्त मछली पे क्यों पे चले गए? तो मैं जवाब देना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी की पार्टी को एक बीफ की कंपनी है अलाना, अलाना ने नरेंद्र मोदी को 10 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया, 1.5 करोड़ का शिवसेना को दिया। अब किसकी गोश्त की दुकान बंद है महाराष्ट्र में? समझ गए ना आप? किसकी गोश्त की दुकान बंद है? कथिक की और कुरैशियों की। ऊपर से 10 करोड़ गोश्त की कंपनी से ले लिया, मां गपागप खा ले रहे, और गरीब की दुकान खोलने नहीं दे रहे। अब वो गरीब दिन में 100-200 रुपये कमाकर घर को जाता था, मगर मोदी जी क्या बोलते? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर इलेक्ट्रल बॉन्ड देंगे तो तुमको पूरा महाराष्ट्र कुर्बान कर दूंगा। आप बताओ क्या होगा? ये राजनीति ऐसी चलेगी? करोड़ बीजेपी को, 1400 करोड़ कांग्रेस को, 1300 करोड़ टीएमसी को, 1100 करोड़ टीआरएस को, राष्ट्रवादी कांग्रेस को भी मिले। ये पूरे हम्माम में नंगे हैं, याद रखो आप। एक हम्माम में ये पूरे नंगे। अगर किसी को भी इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं मिला तो बी टीम को नहीं मिला। हमको गाली देते हम बी टीम है। अगर मैं बी टीम हो तो कुछ तो मिलना चाहिए था ना। लॉलीपॉप नहीं दिए मेरे को, लॉलीपॉप नहीं हमको। इनको 5,000 करोड़ बाबा की जागीर है, लूट के जा रहे हैं और बोलते हम ओवैसी बी टीम है, वोट काटता है। अरे भाई, मैं इलेक्शन चुनाव लड़ता हूं, सबके सामने आके लड़ता हूं, बगैर किसी से डरे लड़ता हूं। मेरी जान पर कई मर्तबा हमला हुआ, गाड़ी पर गोलियां चली, मगर हम बिकने वाले नहीं हैं दौलत के आगे। ना हम दौलत के आगे बिकने वाले हैं, ना हम ताकत के आगे झुकने वाले हैं। ये एमआईएम पार्टी है। और दूसरे देखे तो आप सब बिक गए, उन्होंने खरीद रहे, सेठ साहब खरीद रहे, ले कितना लेता ले, बोल लगा, तेरी बोली कितनी है बोल। हर्राज हो रहा है पॉलिटिशियंस का इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर। सब लोग अपना जमीर बेच चुके हैं, और जब आकर ये लोग गरीबों की बात करते हैं तो उनको आईने में जाकर अपना चेहरा देखना पड़ेगा कि तुम क्या गरीबों से मोहब्बत करते, जब उनका खून चूसने वालों से तुम पैसे ले रहे हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 13 मई के दिन सुबह के अवलीन सातों में आप निकलिए। अच्छा, बीजेपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना एक बात बोलते, 370 निकाल दिए, चलिए अच्छा करा, निकाल दिया। मेरे एक सवाल का जवाब दो, 370 के बाद क्या आता? 371 आता है ना। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा रीजनल बोर्ड है, हमारे जर्नलिस्ट लोग हैं, 2020 से बोर्ड नहीं है, 2020 से चेयरमैन नहीं है, मगर 370 निकाले। अरे जो रीजनल बोर्ड मराठवाड़ा के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया वो कहां गया? उसके मेंबर कहां गए? उसका चेयरमैन कहां गया? उसका पैसा कहां गया? अरे उद्धव ठाकरे, तुम मुख्यमंत्री, तुम्हारे राइट हैंड पे उस वक्त अशोक राव थे, अब बीजेपी में चले गए। लेफ्ट हैंड पे अजीत पवार थे, अब उधर भाग गए। तो 371 के तहत मराठवाड़ा विदर्भा का रीजनल बोर्ड क्या हुआ? एक मेंबर नहीं है, चेयरमैन नहीं है, 2-2 साल हो गए, 3 साल हो गए, उसका पता ही नहीं है। मगर सब बोलते 370, अरे 371 का क्या होगा बताओ? 371 अगर रीजनल बोर्ड रहेगा तो आप फैसला करेंगे कि मराठवाड़ा का पैसा कहां पर खर्चा होगा। यह इनकी राजनीति है। इसीलिए कह रहा हूं, इस हम्माम में सब नंगे।
मराठवाड़ा का रीजनल बोर्ड, विदर्भा का रीजनल बोर्ड, मगर सब बोलते जय महाराष्ट्र। अरे जय महाराष्ट्र बोले तो फिर 371 का क्या होगा? अब आप आ जाइए, उद्धव ठाकरे, CAA का कानून बन रहा था, क्या उद्धव ठाकरे ने मोदी का साथ नहीं दिया? CAA का कानून बन रहा था, उद्धव ठाकरे मोदी का साथ दिए। और CAA का कानून NPR NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा, इससे अलग नहीं कर सकते। ये सिटीजनशिप कानून के तहत NPR NRC है। अब बीजेपी बोलेगी नहीं। मैंने अमित शाह से पूछा था, वीडियो जी NPR NRC होके रहेगा तो क्या झूठ है? बोलो, अमित शाह ने झूठ बोला तो कल पार्लियामेंट में प्रिविलेज मोशन डालूंगा अमित शाह के खिलाफ के झूठ बोले तो पार्लियामेंट को। आप CAA का साथ दिए उद्धव ठाकरे, और NPR NRC होगा तो याद रखो NPR NRC होगा। ये लोग इस देश में NPR NRC कराकर दलित समाज को, गरीब समाज को, अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान को, किसानों को, बहरहाल जितने गरीब हैं, अगर यहां पर इस इलाके में किसी गवर्नमेंट के दफ्तर पर NPR NRC के तहत एक नाम लिखा जाएगा, राहुल नाम लिख दिए हमारे भाई का, तो कोई भी संघ परिवार का आदमी जाके बोलेगा राहुल भारत का नागरिक नहीं है, वो राहुल को बताना पड़ेगा कि वो भारत का नागरिक है। राहुल के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा, और राहुल को बताना पड़ेगा कि दादा का, उसके दादा का बर्थ सर्टिफिकेट कहां से लाएगा राहुल। भारत में कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? 6 या 7% लोगों के लिए पासपोर्ट है। और आप समझते आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ है? नहीं, आधार कार्ड के पीछे लिखा हुआ है कि यह भारत की सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। CAA की तायद उद्धव ठाकरे ने की। अब उद्धव ठाकरे आके बोल रहे मैं सेक्युलर हो गया। ये कैसे सेक्युलर हो गए भाई आप? कहां से सेक्युलर हो गए आप? और कांग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार की उनके साथ बैठी हुई है। चीचा एक तरफ, भतीजा एक तरफ। अरे सबको बेवकूफ बना रहे हैं लोग। अंकल एक तरफ, उन्हों एक तरफ। और गाली किसको दे रहे? पूरे मिलके। बीजेपी बोलती है आतंकवादियों का साथी है, हम भी टीम है। ट्रिपल तलाक का मसला है, उद्धव ठाकरे साथ दिए बीजेपी का। ट्रिपल तलाक का कानून मोदी जी बोलते मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ा इंसाफ की बात है। इंसाफ की बात नहीं, नाइंसाफी की बात है। अगर कोई मुस्लिम महिला को कोई मुसलमान ट्रिपल तलाक देता है तो मैं कहा हूं गुनाहगार है, वो गुनाहगार है। मगर जब वो देता है, अब उस औरत को बताना पड़ेगा कोर्ट को जाकर के ये पागल बेवकूफ ने मुझे ट्रिपल तलाक दिया। कौन जाकर उसकी तायद में कोर्ट में खड़े रहेगा? अच्छा, मोदी जी को अब हम मोदी जी नहीं बोलेंगे, उनको अल्लामा फजीलतुल शेख मोदी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? जेल में कोई गया तो मोदी जी बोले तू जेल में जाएगा तो अपनी बीवी को पैसा भिजाना। अबे जेल में कौन देगा पैसे? मोदी जी बोल रहे, दिमाग में आ गया, साइंटिस्ट है वो। अब मोदी जी बोल रहे कि वो ट्रिपल तलाक देता तो शादी नहीं टूटती। जब शादी नहीं टूटती तो गुनाह किस बात का, केस किस बात का? मगर मोदी जी फजीलतुल शेख है, अल्लामा है। अच्छा, उसको